यह आदमी दिन में एक मानसिक रोगी है जो लोगों की मदद करता है, लेकिन रात में वह एक ऐसे कातिल में बदल जाता है जिससे पूरी मार्शल आर्ट्स दुनिया डरती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह आदमी अकेला होशान वाशान पर्वत पर गया था। सिर्फ एक रात में उसने पूरे संप्रदाय का सफाया कर दिया। जब मार्शल आर्ट्स के विभिन्न संप्रदाय बड़ी संख्या में बचाने आए तो उन्होंने वहां नरक जैसा दृश्य देखा। अमिताभा बुद्ध, अमितबा बुद्धा, क्या यह वाकई वही होशान है जिसे हम जानते थे? यह तो बिल्कुल एक राक्षस का काम है। आखिर किसने होशान को खून के समंदर में बदल दिया? और ठीक उसी समय दूर से एक आकृति लड़खड़ाते हुए आई। वह लगातार बड़बड़ा रहा था, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरे होशान का पूरी तरह से विनाश हो गया है। भीड़ ने तुरंत उसे पहचान लिया। क्या यह होशान का प्लम ब्लॉसम हीरो नहीं है? प्लम ब्लॉसम हीरो ने निराशा में कहा। सामने वाले ने अकेले ही हम सबको हरा दिया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, पीछे से अचानक तलवार की एक चमक उठी जिसने प्लम ब्लॉसम हीरो को बीच से दो टुकड़ों में काट दिया। यह देखकर भीड़ चिल्लाई, तुम राक्षस, जल्दी बाहर निकलो। तभी खून से लथपथ एक आदमी बाहर आया जिसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। काफी लोग आए हैं, यहां तक कि शाओलिन, वुडन और नानगोंग के चारों बड़े संप्रदाय भी आ गए। तुम कौन हो? तुमने यहां इतना कत्लेआम क्यों किया? वह इसलिए क्योंकि मैंने सुना था कि होशान इस समय मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है। यह कहते हुए उसने होशान के प्रमुख का सिर फेंक दिया। अब लगता है कि अफवाहें सिर्फ अफवाहें ही थीं। अब अच्छा है, तुम इतने सारे लोग हो, शायद तुम मुझे थोड़ा मनोरंजन दे सको। इस समय सभी लोग गुस्से से पागल हो चुके थे। सबने अपने हथियार निकाल लिए। आज मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। होशान की आत्माओं की कसम खाकर पूरा संप्रदाय मेरी ओर हमला करने के लिए बढ़ा। यह नजारा देखकर मैं मुस्कुराया। वाकई यह एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है। जब मैं दोबारा जागा तो मैं वापस अपने घर में था। यह गेम बहुत रोमांचक था। वाकई कई विशेषज्ञों के हमले का सामना करना थोड़ा मुश्किल था। दरअसल यह एक नया विकसित वर्चुअल रियलिटी वीआर गेम था। क्योंकि इसमें लड़ाई के दृश्य बहुत वास्तविक थे, इसलिए यह गेम कई खिलाड़ियों के बीच लोकप्रिय हो गया। जब मैं अभी भी गेम के उन शानदार दृश्यों को याद कर रहा था, तभी टीवी पर एक आपातकालीन समाचार आया। दाचुआन कंपनी के अध्यक्ष अभी लापता हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उसी समय मेरे पीछे के कमरे से मदद के लिए एक धीमी आवाज आई। इसने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। दिक्कत यह है कि गेम इतना मजेदार था कि मैं तुम्हें लगभग भूल ही गया था। यह कहते हुए मैंने पास रखा हथौड़ा उठाया और धीरे धीरे पीछे के कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति घुटनों के बल बैठा था और लगातार माफी मांग रहा था। और यह व्यक्ति वही लापता अध्यक्ष था जिसका जिक्र समाचार में था। मैंने उसे किडनैप इसलिए किया क्योंकि यह मोटा आदमी एक नीच इंसान है। उसे मासूम महिलाओं को प्रताड़ित करना और मारना पसंद है। और मैं अपने दिल के न्याय के लिए ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाता हूं। वह चाहे कितनी भी भीख मांगे, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने सीधे उसका सिर बोर्ड पर दबा दिया। माफी मांगने वाली बातें तुम अनगिनत बार कह चुके हो। क्या तुम्हें खुद इससे बोरियत नहीं होती? जैसे ही मेरा हथौड़ा गिरने वाला था, उस मोटे आदमी में जीवित रहने की तीव्र इच्छा जागी। उसने अचानक मेरे पेट पर सिर दे मारा। अचानक हुए इस हमले से न केवल मेरा हथियार गिर गया, बल्कि मैं कई मीटर पीछे जा गिरा। उसे लगा कि मौका मिल गया है। उसने जोर लगाकर अपने हाथ में बंधी प्लास्टिक की पट्टी तोड़ दी। कमीने, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसने हथौड़ा उठाया और मेरी ओर हमला किया। यह देखकर मैं मुस्कुराया। मैंने बस एक तरफ झुककर उसके हमले से खुद को बचा लिया। वह डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा एक जोरदार मुक्का सीधे उसके पेट पर लगा। वह दर्द से ऐसा चिल्लाया कि उसकी आंखें बाहर आने को थीं। लेकिन मेरा हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने उसकी कमर पर एक जोरदार किक मारी।
जिससे उसका भारी शरीर उड़कर दूर जा गिरा। अब वह आदमी पूरी तरह निराश था, लेकिन मौत के डर से वह स्वाभाविक रूप से रोशनी की दिशा में रेंगने लगा। उसे लगा कि जहां रोशनी है वहां उम्मीद है। लेकिन जब उसने रोशनी के पास का दृश्य देखा, तब उसे समझ आया कि नरक क्या होता है। वहां केवल मम्मी जैसे कई शव पड़े थे। अधिकांश इंसान शाकाहारी होते हैं, लेकिन कुछ मांस खाने वाले शिकारी भी छिपे होते हैं। वे अपने से कमजोर जीवों पर हमला करते हैं और उन्हें निगल जाते हैं। और मैं उन मांस खाने वाले दरिंदों का शिकार करने वाला शिकारी हूं। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, उस आदमी का डर चरम पर पहुंच गया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। वर्दी पहने बहुत सारे लोग अंदर घुस आए। मैं तुरंत चारों तरफ से घिर गया। बचने का एक रास्ता भी नहीं बचा था। डोंगफेंगझू, तुम पर अपहरण और कैद करने और हत्या का संदेह है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। मैं बहुत हैरान था। तुम लोगों को यह जगह कैसे मिली? मैंने नहीं सोचा था कि वे बिना कुछ कहे गोली चला देंगे। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कोई हरकत मत करना, वरना अगली गोली निशाने पर लगेगी। इस नज़ारे को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से गेम की मार्शल आर्ट्स दुनिया में पहुंच गया हूं। यह वाकई एक अद्भुत एहसास था। क्या आप जानते हैं, इस आदमी ने कुल 6 महिलाओं को मारा है। उसने न केवल उन्हें तड़पाकर मारा, बल्कि अपने मनोरंजन के लिए वीडियो भी बनाए। और उसके पीछे जो शव हैं, वे भी उससे अलग नहीं हैं। वे सभी हत्यारे थे। क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग जानवर थे? मैं तो बस इन लोगों का शिकार करने वाला शिकारी बना। मेरी बात सुनने के बाद सामने खड़े पुलिस अधिकारी के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि उसने आराम से एक सिगरेट जलाई। भले ही तुम्हारी बातें सच हों तो क्या हुआ? मेरी नजर में तुम सिर्फ कानून तोड़ने वाले एक विकृत परवर्ट कातिल हो। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। वाकई तुम जैसे साधारण इंसानों से बात करना बेकार है। यह कहते हुए मैंने हाथ में हथौड़ा घुमाया। पुलिस अधिकारी रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंदूक की गोली और सिर फटने की आवाज एक साथ गूंज उठी। मुझे अपने किए पर कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। अगर कोई अगला जन्म होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इन जानवरों को अपनी मर्जी से काटने का मौका मिले। बिल्कुल वुलिन वुलिन जैसी एक खूबसूरत दुनिया की तरह। अतीत की हर एक घटना किसी घूमते हुए लालटेन फ्लैशबैक की तरह सामने आ रही थी, जो मेरे जीवन के आखिरी पलों में बार बार आंखों के सामने घूम रही थी। जब मेरी आंखें दोबारा खुलीं, तो मैंने पाया कि मैं अभी भी जिंदा हूं। क्यों लड़के, कुछ गलत है क्या? तेरी जान तो बड़ी सख्त है रे। इतना सब होने के बाद भी तू मरा नहीं। लेकिन जब उस आदमी की नजर मेरी इस पानी जैसी शांत और बिना किसी भाव वाली आंखों से मिली, तो उसका गुस्सा अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह कमीना लड़का, तुझे पता है कि तुझे सड़क से यहां तक घसीट कर लाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? तू बस देख अब, कल तो तेरा खेल खत्म है। बिना किसी वजह के पिटने के बाद मेरा खून भी खौल उठा। उस आदमी को पीठ दिखाकर जाते हुए देखते हुए मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और आगे बढ़कर उससे भिड़ जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरे पूरे शरीर की हड्डियां चटकने लगीं। हाथ पैरों ने पूरी तरह से मेरा साथ छोड़ दिया था और मैं एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने अपनी उन पतली और कमजोर बाहों को देखा, तब मुझे अपने शरीर की इस अजीब स्थिति का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि यह शरीर मेरा अपना बिल्कुल नहीं है। मैंने उत्सुकता से दरवाजे के बाहर देखा, यह जानने के लिए कि आखिर मैं हूं कहाँ। अगले ही पल सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। यह दृश्य बहुत जाना पहचाना था। यह वही वुलिन मार्शल आर्ट्स की दुनिया थी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी इच्छा इस तरह से पूरी होगी। यह तो सच में कमाल हो गया। हाँ 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 हाँ। खिलाड़ी डोंगफेंगझू का वुलिन ऑनलाइन में स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ ताकतवर का ही राज चलता है। वह आदमी असल में आधुनिक समाज का एक साइको किलर, विकृत हत्यारा था।
लेकिन एक शिकार के दौरान वह अपने शिकार के साथ ही मारा गया था और नतीजे में उसकी आत्मा गलती से इस वुलिन की दुनिया में आ गई थी। इस शरीर के असली मालिक का नाम सौसांग था। एक प्राकृतिक आपदा ने उसके पूरे परिवार की जान ले ली थी और सिर्फ वही अकेला बचा था जो किसी कीड़े कोड़े की तरह तड़प कर जी रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए वह डैनली परिवार का सबसे निचला नौकर बन गया था, जहां कोई भी आकर उस पर हाथ साफ कर जाता था। सौसांग, तुरंत मेरे साथ बाहर आ। मुझे तुझे कुछ काम सौंपना है। क्या आप अभी की बात कर रहे हैं? लेकिन अस्तबल की सफाई का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। सौसांग की बात खत्म ही हुई थी कि एक बड़े से हाथ ने उसका मुंह कसकर दबोच लिया। मैं तुझसे सलाह नहीं मांग रहा हूं। अपनी हैसियत मत भूल। तू डैनली परिवार के टुकड़ों पर पलने वाला एक अनाथ मात्र है। ज्यादा आसमान में उड़ने की कोशिश मत कर। दृश्य बदलता है। वो डोंगो मुझे लोहार की दुकान पर ले आया, जबकि मां क्यूई खुद मजे करने के लिए सराय होटल की तरफ भाग गया। दुकान के मालिक ने जब सिर्फ उन दोनों को आते देखा तो वह थोड़ा चिंतित हो गया। क्या तुम दोनों इतने सारे हथियार उठा पाओगे? मालिक, आपको गलतफहमी हुई है। इस तरह के काम के लिए अकेला सौसांग ही काफी है। सौसांग एक अच्छे घोड़े की तरह है। ऐसा कोई काम नहीं है जो यह उठा न सके। चलो सौसांग, जल्दी उठो और हथियार उठाना शुरू करो। यह कहकर वह खुद भी सराय में ऐश करने चला गया। हालांकि दुकान के मालिक को उस पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। यह दुनिया वैसे भी जिसकी लाठी उसकी भैंस कमजोर को दबाने वाली थी। जिंदा रहने के लिए लोगों को कीड़ों की तरह अपनी जान की भीख मांगनी पड़ती थी, चाहे मैं गिर ही क्यों न जाऊं, चाहे इस रास्ते में कितने ही कांटे क्यों न बिछे हों। मैं रेंगते हुए भी आखिरी मंजिल तक पहुंचकर रहूंगा। मगर किस्मत को हमेशा इंसानों के जज्बातों से खेलना पसंद होता है। भले ही मैंने आज का काम पूरा कर लिया था, लेकिन भारी काम की वजह से मेरा शरीर पूरी तरह से पस्त हो चुका था। वापस लौटते हुए रास्ते पर चलते हुए मैं किसी बिना भावनाओं वाले ज़ोंबी लाश की तरह लग रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे मैं किसी विशाल पहाड़ से टकरा गया हूं। माफ करना, मेरा यह इरादा नहीं था। आखिर मुझसे कहां चूक हुई? क्या तब जब मैंने जिंदा रहने के लिए डैनली परिवार का दरवाजा खटखटाया था, या फिर तब जब उस तूफान ने मेरे परिवार को छीन लिया और मैं अकेला जिंदा बच गया था? शायद मेरी गलती तभी से थी जब मैंने ऐसी जगह पर जन्म लिया। मैंने एक बहुत लंबा और गहरा सपना देखा। जब मैं जागा तो मुझे तुरंत एहसास हो गया कि सपने में जो कुछ भी मैंने देखा वह सब इस शरीर के असली मालिक सौसांग की यादें थीं। इसका मतलब यह था कि असली सौसांग उसी वक्त मारपीट में दम तोड़ चुका था और मेरी चेतना आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया था। तभी अचानक मेरी आंखों के कोने से मुझे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। यह वुलिन ऑनलाइन गेम की सिस्टम विंडो इंटरफेस थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे घाव बहुत गंभीर थे, इसलिए हर रोज मां क्यूई ही मुझे खाना देने आता था। कमीना, मुझे हर रोज उस लौंडे की गुलामी करनी पड़ रही है। काम खत्म होने के बाद चुपचाप घर जाना चाहिए था, लेकिन उसे उस गुस्सैल पेंग डुआओ से ही जाकर टकराना था। अब देखो क्या हुआ। मुझे इस कचरे का गंध साफ करना पड़ रहा है। मन तो करता है कि इसे जान से ही मार दूं, लेकिन इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। अगर पकड़ा गया तो मेरा सिर भी धड़ से अलग हो जाएगा। गुस्से से तमतमाया हुआ मां क्यूई अस्तबल के दरवाजे को लात मारकर खोलता है। आज का खाना मेरे सामने फेंक देता है और बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। मुझे इस दुनिया में आए हुए आज पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। मां क्यूई की बातों और बाहर से मिली जानकारियों से मुझे पता चला है कि यहाँ के लोग चीनी अक्षरों हंजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह कोई प्राचीन चीन हुआक्शिया का साम्राज्य नहीं है। इसका कारण यह है कि यहाँ असली कुंगफू मार्शल आर्ट्स मौजूद है। यह वही जादुई तकनीकें थीं जो सिर्फ फिल्मों और उपन्यासों में ही मुमकिन हो सकती थीं। लोग आसमान में यहाँ वहाँ उड़ सकते हैं और उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि नंगी आंखों से देखना भी मुश्किल है। यहाँ
कहानियों वाला कुंग-फू असल में जिंदा रूप में मौजूद है। यह बिल्कुल वुलिन ऑनलाइन गेम के रियल लाइफ वर्जन जैसा है। और यह सिस्टम विंडो भी ठीक वैसी ही स्टेटस विंडो है जैसी गेम में होती थी, जो ठीक मेरी आंखों के सामने तैर रही है। हालांकि बाकी लोगों को यह बिल्कुल दिखाई नहीं देती। शुरुआत में मुझे लगा कि यह सिर्फ एक गेम की दुनिया है, लेकिन इन कुछ दिनों की परख के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक असली दुनिया है। जिन भी लोगों से मैं मिला, उन सबकी अपनी स्वतंत्र सोच और चेतना है। हर एक इंसान हाड़मांस का बना असली मानव है। अगर यह हकीकत है, तो मैं खुद को एक इंसान मानूं या एक खिलाड़ी। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि वो डोंगवू दरवाजे से अंदर आया। सौसांग छोटे भाई, क्या तुम्हें पता है, किसी बेवकूफ की वजह से किसी की बुरी तरह पिटाई हुई। आज ही उसे रिहा किया गया है। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, लेकिन आने वाले को देखकर मैं धीरे से खड़ा हो गया। आज का रात का खाना उठाया और एक बार में खा लिया। छोटे बदमाश, क्या तुमने सुना नहीं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं? लगता है तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। उसकी धमकी भरी बातें सुनकर मैंने बस उसे अपनी ठंडी नजरों से देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े चीनी मिट्टी के कटोरे को जोर से पटक कर तोड़ दिया। उसके एक नुकीले टुकड़े को उठाया और उसे सीधे गुओ डोंगवू की गर्दन में घोंप दिया। गुओ डोंगवू के शरीर से खून के फव्वारे छूटने लगे। वह अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें बड़बड़ा रहा था जो समझ नहीं आ रही थीं। बड़े अफसोस की बात है, जिस इंसान को तुम जानते थे, उसे तुम लोगों ने बहुत पहले ही मार डाला था। यह कहते हुए मैंने फिर से वह टुकड़ा उठाया और तेजी से उसकी ओर वार किया। इस समय मैं पूरी तरह से पागलपन में डूब चुका था। खून के छींटे उड़ रहे थे और खून की आवाज मेरी हंसी के साथ मिल गई। यह दुनिया जैसे खून के रंग में रंग गई थी। उबलता हुआ खून मूसलाधार बारिश की तरह गिर रहा था। अब फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान है या खिलाड़ी। मुझे बस इतना पता था कि यह निस्संदेह वास्तविकता है। मार्शल आर्ट्स वुलिन की यह दुनिया किसी गेम जैसी थी, जहां ताकतवर कमजोर को खाता है और ताकतवर का ही सम्मान होता है। आखिरकार अब मुझे अपनी असलियत छिपाने की जरूरत नहीं थी। मैं इस दुनिया में जी भरकर शिकार कर सकता हूं, उन शिकारियों का शिकार करना जो और अधिक शक्तिशाली और कुलीन हैं। यह जगह असली शिकारियों का स्वर्ग बन जाएगी। जैसा कि कहा जाता है, किसी को भी छेड़ो, लेकिन एक पागल को कभी मत छेड़ो, क्योंकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वह अगले पल क्या विकृत हरकत करेगा। मार्शल आर्ट्स की उन दरिंदों का शिकार करने के लिए मैंने मूल शरीर के मालिक के गुओ डोंगवू को खत्म कर दिया। इस तरह मैंने ट्रांसमिग्रेशन के बाद अपना पहला शिकार पूरा किया। नियम के अनुसार इस आदमी का शिकार करने का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन एक चीज थी जिसे मुझे पुख्ता करना था, और वह था इस सिस्टम का इन्वेंटरी आइटम। यह मेरी यादों से थोड़ा अलग लग रहा था। वुलिन की आइटम लिस्ट ग्रेड के आकार की थी, जहां हर खाने में केवल एक चीज रखी जा सकती थी। लेकिन अब यह एक अराजक केओटिक इंटरफेस बन गया था, और हाथ अंदर तक जा सकता था। अंदर एक बहुत बड़ा स्थान लग रहा था, कम से कम 100 वर्ग मीटर का होना चाहिए। यदि इस सिस्टम का इंटरफेस गेम जैसा ही काम करता है, तो बस उस वस्तु को छूना होगा जिसे मैं स्टोर करना चाहता हूं। एक विचार आते ही वो डोंगवू की लाश डेटा में बदल गई। इसके तुरंत बाद सिस्टम स्पेस ने उस डेटा स्ट्रीम को अंदर खींच लिया। मैं इस अद्भुत दृश्य को देखकर दंग रह गया। इतना बड़ा आदमी एक झटके में अंदर समा गया। यह फंक्शन वाकई शानदार है। तभी मुझे अचानक ख्याल आया, क्या किसी जीवित प्राणी को भी अंदर रखा जा सकता है? मौका मिलने पर मुझे इसका परीक्षण करना होगा। दृश्य बदलता है और कुछ दिन बाद का समय आता है। मेरी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं। दूसरों के संदेह से बचने के लिए मैंने नाटक किया कि मैं गूंगा हो गया हूं। एक तरफ मैं वही गंदा काम करता रहा और दूसरी तरफ चुपके से इस दुनिया का निरीक्षण करता रहा। ओ बदतमीज लड़के, सुना है तू गूंगा हो गया है। अपनी पोल न खुलने देने के लिए मैं बस उसे देखकर बेवकूफों की तरह हंसा। मैं अबा जैसी अजीब आवाजें निकालने लगा जो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थीं। ओ गूंगे लड़के, यहां आलस मत कर।
जा उस घोड़े को बाहर घुमाकर ला। अबा बाबा, धत तेरे की, अब क्या करूं? अब तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता। दृश्य बदलता है। मैं घोड़े को लेकर सड़क पर टहलने निकला। मैंने माँ क्यूई से सुना था कि जो लोग घाट तक जा सकते हैं उन्हें नए साल में बहुत सारा पैसा मिलेगा, सौभाग्य आपके घर आएगा। जब मैं इस प्राचीन और सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था, तभी कोने में कुछ बुरे इरादे वाले लोग दिखाई दिए। वे कुछ छोटे बच्चे थे जिन्होंने मेरी तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर सीधे मेरे सिर पर लगा। बालों के बीच से खून बहने लगा। बड़ा बेवकूफ। सो सांग अब एक गूंगा बेवकूफ बन गया है। हालांकि जब वे शरारती बच्चे मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, मेरी आंखें गहरी हो गईं और मेरा पूरा शरीर एक भयानक आभा से घिर गया। उस छोटे मोटे बच्चे को लगा कि उसे भ्रम हुआ है। उसने अपनी आंखें मलीं। जब उसने दोबारा देखा तो मैं फिर से वैसा ही मंदबुद्धि लग रहा था। मैंने अबा अबा कहकर दो बातें की और वहां से चला गया। उस मोटे बच्चे को लगा कि मैं डर गया हूं। उसे लगा कि वह जीत गया। वह मेरी पीठ की ओर देखते हुए सो सांग का मजाक उड़ाने लगा। सो सांग बोलता नहीं। कल वह लुआनकवान में मरा था। आज वह खड़ा है और चल रहा है। उसकी आंखें शराब की तरह नहीं बदली। हम उस पर हंसते हैं क्योंकि वह गूंगा है, लेकिन रात में वह हमारी परछाइयों को घूरता है। एक जोड़ी पैर हमारे पीछे पीछे चलते हैं। वह इंसान है या भूत जो सो सांग की खाल ओढ़कर चल रहा है। दृश्य बदलता है। माँ क्यूई हथियारों के कमरे के दरवाजे पर आया और बड़बड़ाने लगा। मुझे अकेले हथियारों की सफाई करने के लिए बुलाया गया। पता नहीं गुओ डोंगवू इन दिनों कहाँ मर गया है। ठीक उसी समय मैं हथियारों के कमरे से बाहर निकला। माँ क्यूई ने हैरान होकर देखा कि गोदाम के सारे हथियार बिल्कुल सलीके से व्यवस्थित थे। तूने तो मेरा सारा काम खत्म कर दिया। अबा बाबा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बार मरने के बाद यह लड़का अचानक समझदार हो गया है। तब मैंने एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला, जिसका मतलब था कि यह आपके लिए एक भेंट है। जब माँ क्यूई ने उसे खोला तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर तांबे के सिक्के थे। हाँ हाँ हाँ, आज तूने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आखिरकार तुझे दुनियादारी समझ आ गई। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में गुओ डोंगवू तुझे बिल्कुल नहीं डराएगा। इसके बाद माँ क्यूई पैसों का थैला लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया और मेरे चेहरे की बेवकूफी भरी मुस्कान धीरे धीरे ठंडी हो गई। अभी जितना हंसना है हंस लो, जल्द ही तुम कभी नहीं हंस पाओगे। पैसे पाकर माँ क्यूई बहुत खुश था। चूंकि आज कोई काम नहीं था तो उसने आनंद लेने का सोचा। जल्द ही वह उत्साहित होकर फेंगयांग सराय इन पहुंचा। माँ क्यूई जी, आज आपको यहाँ कौन सी हवा ले आई? मैं अभी यिंगयिंग को आपके लिए बुलाती हूँ। मालिक रुकिए, मैं आज यिंगयिंग से मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी सबसे प्रसिद्ध सुंदरी चुशियान से मिलना चाहता हूँ। मैं आज उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर मालिक का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, क्योंकि वह जानता था कि माँ क्यूई के पास वास्तव में ज्यादा पैसे नहीं हैं और वह यहाँ की सबसे महंगी सेवा वहन नहीं कर सकता। हालांकि जब उसने माँ क्यूई के हाथ में सिक्कों का थैला देखा तो उसने तुरंत एक विनम्र मुस्कान पहन ली। माँ क्यूई जी, इस तरफ आइए, मैं अभी चुशियान को बुलाता हूँ। दृश्य बदलता है। माँ सात पहले से ही कमरे में उत्तेजित होकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में एक अत्यंत सुंदर महिला अंदर आई। वास्तव में वह यहाँ की सबसे प्रसिद्ध सुंदरी थी। वह यिंगयिंग से 100 गुना अधिक सुंदर थी। लेकिन जब वे हंसी मजाक कर रहे थे, माँ सात को पता नहीं था कि उसके पीछे लकड़ी के तख्तों की दरार से एक खून जैसी लाल आंख इस सब को देख रही थी। यहां तक पहुंचकर आप शायद अंदाजा लगा चुके होंगे, उस आंख का मालिक हमारा पागल नायक मेन कैरेक्टर है। एक मानसिक रोगी गलती से मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आ गया और उसके द्वारा किया गया पहला काम एक वेश्यालय में जाना था। अभी कुछ समय पहले मालिक ने देखा कि माँ सात उसके फेंगयांग सराय फेंगयांग इन में दाखिल हुआ। फिर उसने अपने हाथ में तांबे के सिक्कों की थैली देखी और तुरंत एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी। तभी एक आकृति अंदर आई।
और आने वाला व्यक्ति मैं था जो माँ सात का पीछा कर रहा था। गूंगे, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें पता है कि यह किस तरह की जगह है? अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो, लेकिन इससे पहले कि मालिक अपनी बात पूरी करता, मैंने उसके सामने सिक्कों की थैली रख दी, जिससे उसकी बात रुक गई। मैंने बड़ी मुश्किल से यिंगयिंग का नाम लिया। जब मालिक ने सिक्कों की थैली खोली और देखा कि वह तांबे के सिक्कों से भरी हुई थी, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और तुरंत उसने अपना चेहरा बदल लिया और विनम्र हो गया। श्रीमान, कृपया दूसरी मंजिल पर चलें। यिंगयिंग जल्द ही वहां पहुंच जाएगी, बस इतना ही। मैं भी फेंगयांग सराय की दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ा और माँ सात की तरफ जो कुछ भी हो रहा था वह सब मैंने बगल के कमरे से देख लिया। जब माँ सात अपनी कामुकता में लीन था, मैं चुपके से बगल के कमरे से अंदर आया। जब वह अपने मजबूत शरीर का प्रदर्शन कर रहा था, मैंने धीरे से अपने हाथ की पट्टी को उसके सामने घुमाया और तेजी से उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मैंने पूरी ताकत लगा दी। दोनों हाथों से पट्टी को कसकर खींचा। धक! कौन है वह कमीना? उसने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। माँ सात ने संघर्ष करना शुरू किया, लेकिन मैं उसे मजबूती से जकड़े रहा। जीवन और मृत्यु के इस संकट में माँ सात ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अचानक उछला। उसने अपने भारी शरीर से मुझे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता, जब तक मेरे हाथ कसकर उसे जकड़े हुए थे। आज रात या तो तुम मरोगे या मैं। जैसे जैसे मैंने ताकत बढ़ाई, माँ सात का पूरा शरीर तड़पने लगा। उसकी चमकती आंखें अब सफेद होने लगी थीं। यह वास्तव में एक अद्भुत अनुभव था। धीरे धीरे एक जीवन को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए महसूस करना। पूरी ताकत लगाने के बाद आखिरकार मैं सफल रहा। इसके तुरंत बाद मेरी नजर पास में सो रही महिला पर पड़ी। मैं उसके पास गया और उसे ध्यान से देखा। सिर्फ एक नजर में मुझे पता चल गया कि यह महिला एक शाकाहारी प्रे टारगेट है। यह पुष्टि करने के बाद कि वह नहीं जागी है, मैं उसी लकड़ी के तख्ते की ओर बढ़ा जहां से मैं आया था। यहां अचानक एक रास्ता कैसे बन गया? क्योंकि मैंने सिस्टम के आइटम इन्वेंटरी का उपयोग किया था। बस लकड़ी के तख्ते को छूने से उसे अंतरिक्ष स्पेस इन्वेंटरी में संग्रहित किया जा सकता था। वास्तव में इस सिस्टम के इस्तेमाल के तरीकों को जानना भविष्य के शिकार के लिए बहुत मददगार होगा। और माँ सात को मारने के बाद मेरा अनुभव मान एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी बढ़ गया। इसका मतलब है कि यहां भी गेम की तरह ही सेटिंग है। जितना अधिक लोगों को मारोगे, उतना अनुभव जमा होगा। फिर लेवल बढ़ेगा और मैं और शक्तिशाली बनूंगा। शक्तिशाली होने के बाद शिकार करना और आसान हो जाएगा। साथ ही मेरा अनुभव और तेजी से बढ़ेगा। यह तो बहुत शानदार है। मैं अनंत रूप से शक्तिशाली हो सकता हूं। यह कितनी अद्भुत दुनिया है। इसी बीच बाहर मालिक आखिरकार यिंगयिंग का इंतजार कर रहा था। मुझे माफ करना, मैं कुछ कामों में व्यस्त थी। अब और देर मत करो। ग्राहक अंदर इंतजार कर रहे हैं। जल्दी अंदर जाओ, क्योंकि सामने वाले ने पैसे दिए हैं। चाहे वह गूंगा ही क्यों न हो, उसकी सेवा अच्छे से होनी चाहिए। वैसे माँ सात और चुक्सियन काफी देर से अंदर हैं और अभी तक बाहर नहीं आए। क्या वे सच में अंदर पूरी रात बिताने का इरादा रखते हैं? अधीर होकर मालिक ने तुरंत माँ सात के कमरे का दरवाजा खटखटाया। भाई माँ सात, समय हो गया है। चुक्सियन, अब बाहर आने का समय है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब मालिक चिल्लाने ही वाला था, तभी अंदर से चुक्सियन की चीख सुनाई दी। यह देखते ही मालिक ने तुरंत दरवाजा खोलकर देखा। उसने देखा कि चुक्सियन चादर ओढ़े हुए डर के मारे ऊपर देख रही थी। यह दृश्य देखकर मालिक बुरी तरह डर गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अभी कुछ देर पहले जोश से भरा माँ सात उसकी दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेगा। क्या आपने आत्महत्या महामारी सुइसाइड प्लेग के बारे में सुना है? एक ऐसा वायरस जो लोगों को चुपचाप मौत की ओर ले जाता है। न जाने कब से यह इस धरती पर चुपके से पनप रहा है। प्राचीन काल से ही उपजाऊ भूमि और झीलों के आपसी संपर्क के कारण
व्यापार और वाणिज्य का बहुत विकास हुआ। लेकिन जहां पैसा इकट्ठा होता है वहां लुटेरों और बदमाशों का होना स्वाभाविक है। समाज की स्थिरता बनाए रखने के लिए अनहुई अनहुई क्षेत्र में कई शक्तिशाली परिवार उभरे। उनमें सबसे प्रतिनिधि परिवार अनहुई का पहला बड़ा परिवार नानगोंग परिवार नंगोंग फैमिली था और दुआनली परिवार दुआनली फैमिली। हालांकि दुआनली परिवार 5 बड़े परिवारों में से एक नहीं था, लेकिन वह मध्य मैदान सेंट्रल प्लेन्स के शीर्ष परिवारों में से एक था। विशेष रूप से उनकी अपनी सैन्य टीम क्रॉस हेवन आर्मी और खुफिया जानकारी के लिए प्रसिद्ध प्रवर्तन दल ब्लैक हाउस ग्रुप, इन दोनों टीमों की प्रसिद्धि मध्य मैदान में बहुत अधिक थी। लेकिन ब्लैक हाउस ग्रुप के लिए हाल ही में एक बहुत ही सिरदर्द वाली समस्या पैदा हो गई थी। क्या यह फिर से आत्महत्या महामारी है? इस महीने लगभग 100 लोगों ने रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर ली है। पहले भी कुछ लोग आत्महत्या करते थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा महीने में 1 या 2 लोग ही होते थे। इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं हुआ। यह मामला बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। लेकिन फिलहाल सभी सबूत यही बताते हैं कि इन सभी लोगों ने आत्महत्या की है। क्या यह वास्तव में संभव है? ग्रुप लीडर जी दाक्सियाओ को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत पूछा कि आत्महत्या करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। पता चला कि वह दुआनली परिवार का मासात था और उसने फेंगलोंग सराय में आनंद लेते समय आत्महत्या की थी। इसलिए जी दाक्सियाओ अपने लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। अगर यह आत्महत्या महामारी वास्तव में हत्या है, तो कातिल ने मासात को मारने के लिए यहां कैसे प्रवेश किया? जी दाक्सियाओ के विस्तृत निरीक्षण के बाद प्रवेश और निकास के सभी संभावित रास्तों को खारिज कर दिया गया। अब सिर्फ यह दीवार बची थी। अगर लकड़ी हटा दी जाए तो यहां से आना जाना संभव है। लेकिन समस्या यह है कि यहां छेड़छाड़ का कोई निशान ही नहीं है। 6BNGG को बिना नुकसान पहुंचाए कि QI ऊर्जा को बाहर निकालना था, इसलिए पूरी छत को हटाना ही एकमात्र रास्ता था। क्या यह सच में केवल एक आत्महत्या ही थी? जब माँ QI की मौत हुई, क्या उस समय बगल के कमरे में कोई था? जी हुजूर, वहां कोई था। वह लगभग उसी समय आया था जब माची आया था। वह दुआनली कबीले से है। सो सैंग। इस समय मैं अभी भी अपने घोड़े को लेकर सड़कों पर घूम रहा था। चूंकि हाल ही में मैंने कई लोगों को मारा है, इसलिए मेरा एक्सपी अनुभव बार लगभग पूरा भरने वाला है। और मैंने यह भी देखा है कि मजबूत लोगों को मारने से अधिक एक्सपी अनुभव मूल्य मिलता है। लेकिन फिलहाल मैं उन मार्शल आर्ट्स वुलिन के दिग्गजों का मुकाबला करने के लायक नहीं हूं। जब मैं अपने अगले शिकार के बारे में सोच ही रहा था, तभी एक आवाज आई, क्या यह सो सांग नहीं है? कुछ दिनों से दिखे नहीं, तुम अचानक इतने हैंडसम कैसे हो गए? मैंने देखा कि गली में गुंडों का एक झुंड खड़ा था, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। जल्दी यहां आओ और हमारे बड़े भाई को नमस्ते कहो। मैंने नहीं सोचा था कि भले ही सो सांग पहले एक बेवकूफ था, लेकिन वह फिर भी दुआनली कबीले का हिस्सा था। यकीन नहीं होता कि इस तरह के कचरा लोग भी उसे डराने धमकाने की हिम्मत करते थे। यह देखकर कि मुझ पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, गुंडों के बॉस ने आगे बढ़कर सीधे मेरा सिर पकड़ लिया। सो सांग, क्यों ना हम किसी शांत जगह पर चलकर अच्छे से बात करें? यह कहकर वह मुझे खींचकर गली के अंदर ले गया। और मैं सोच रहा था, अगर मैं इन सबको यहीं खत्म कर दूं, तो क्या इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सकता है? या फिर इनकी लाशों को सिस्टम की इन्वेंटरी में रख लिया जाए? बस समस्या यह है कि उनके पास लोग ज्यादा हैं, जिससे राज खुलने का खतरा है। और अगर मैं इन सबको मार भी दूं, तो भी मुझे ज्यादा एक्सपी नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि अभी के लिए चुपचाप कुछ मार खा लूं और बाद में मौका मिलते ही इन्हें ठिकाने लगा दूं। लेकिन जैसे ही गुंडे ने मुझ पर मुक्का तानने के लिए हाथ उठाया, ठीक है, अब और हाथ पैर मत चलाओ। अंधेरे से आई एक आवाज ने गुंडे के हाथ को रोक दिया। क्या मैंने तुम लोगों से उसे आदरपूर्वक बुलाने के लिए नहीं कहा था? आने वाले व्यक्ति को देखकर गुंडे बुरी तरह डर गए। बड़े भाई झंगहाओ, आप खुद यहां क्यों आए? लेकिन झांग हाओ ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
वह सीधे मेरे पीछे खड़े शानदार घोड़े की ओर बढ़ा। यह तो बहुत ही बढ़िया घोड़ा है। हमारे अंडरवर्ल्ड हेई शेहुई के चेयरमैन घोड़ों के बहुत बड़े दीवाने हैं, इसलिए मैं यह घोड़ा चेयरमैन को तोहफे में देना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है? इस आदमी से खतरनाक कातिलाना इरादा, किलिंग इंटेंट, आ रहा था। वह शायद शुरू से ही मुझे मारकर घोड़ा छीनना चाहता था। 657, लेकिन तुमने गलत शिकार चुन लिया। मुझे शांत देखकर उस आदमी का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराना चाहता, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने ठंडे लहजे में कहा, इस दिखावे की क्या जरूरत है? अगर दम है तो मुझे मारकर दिखाओ। यह कहकर मैंने अपना मुक्का उठाया और सीधे उसके सिर पर दे मारा। उसी पल मैंने सिस्टम स्पेस को बुलाया और उसके अंदर से फुर्ती से खंजर, डैगर, बाहर निकाला। बाकी लोगों की नजरों में मेरे हाथ में अचानक हवा से एक धारदार हथियार आ गया था। जो झांग हाओ अब तक बेहद शांत था, वह यह देखकर डर से कांप उठा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मौत कैसे होगी। तेज खंजर सीधे उसकी गर्दन के आर पार हो गया। अगले ही पल मेरे शरीर से एक चमकदार रोशनी निकली। बधाई हो खिलाड़ी, आपका लेवल बढ़कर लेवल 2 हो गया है। आसपास के सभी गुंडों की आंखें उस तेज रोशनी के कारण चौंधिया गईं और वे आंखें नहीं खोल पा रहे थे। यह निश्चित रूप से कोई काला जादू है। वह कमबख्त कमीना, वह इस तरह की दुष्ट विद्या का उपयोग करना भी जानता है। लेकिन जब उसने रोशनी के बीच का दृश्य देखा तो डर के मारे उसका ठंडा पसीना छूट गया। वहां एक खौफनाक काली परछाई खड़ी थी, जो मानो पाताल अबिस से बाहर आई हो। राक्षस! यह आदमी निश्चित रूप से एक राक्षस है। भागो, उसे मत मारो। सब मिलकर इस राक्षस को खत्म करो। ऊंचे स्तर के शिकारी अक्सर खुद को शिकार के रूप में पेश करते हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह खुद किसी और का शिकार बन जाएगा। जब राक्षस उसके ठीक सामने आ गया तो वह आदमी डर के मारे पीछे मुड़कर भागने लगा। लेकिन भागते समय भी उसने अपने चेलों को मरने के लिए आगे बढ़ने का आदेश दिया और खुद सीधे गली से बाहर की तरफ भागा। वह नहीं जानता था कि उसने अभी अभी क्या देखा था, लेकिन वह यह जानता था कि अगर वह यहां से नहीं भागा तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। अगर वह सामने दिख रही धूप तक पहुंच जाता तो उसकी जान बच जाती। लेकिन अगले ही पल उस आदमी के पैर बेरहमी से काट दिए गए और वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उम्मीद ठीक आंखों के सामने थी। क्या मैं सच में यहीं मरने वाला हूं? वह लड़का तो पहले एक डरपोक हुआ करता था। जब हम उसे सताते थे तो वह बस मूर्खों की तरह हंसता रहता था। वह अब अचानक इतना खौफनाक शैतान कैसे बन गया? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझे इतने बदसूरत राक्षस के हाथों मरना पड़ रहा है। जब उस आदमी को दोबारा होश आया तो उसने पाया कि वह अभी भी जिंदा था। अच्छा है तुम इतनी जल्दी होश में आ गए। उस गंजे को होश में आते देख मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और फिर खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया। जो मैं पूछूं उसका जवाब दो, एक भी फालतू शब्द नहीं होना चाहिए। वह आदमी झांग हाओ जो अभी मारा गया, वह क्या करता था? मौत के डर से उस गंजे आदमी ने वह सब कुछ उगल दिया जो वह जानता था। झांग हाओ असल में अंडरवर्ल्ड हेई शेहुई का एक अधिकारी था और यह अंडरवर्ल्ड फेंगयांग की पिछली गलियों पर राज करने वाले बड़े गैंग्स में से एक था। उनका चेयरमैन फैंग बाओयन नाम का एक व्यक्ति है। उसी के इशारे पर झांग हाओ मुझे मारकर घोड़ा छीनने की योजना बना रहा था। मैं तो बस एक मामूली प्यादा हूं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। अब वह सब कुछ बताओ जो तुम इस गैंग अंडरवर्ल्ड के बारे में जानते हो। अगर तुम्हारी जानकारी काम की हुई तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जीने की उम्मीद देखकर गंजे आदमी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अंत में वह अपनी मौत की किस्मत से नहीं बच सका। जैसे ही मेरी हथेली ने उसे धीरे से छुआ, वह गंजा आदमी रोशनी के कणों में बदल गया और मैंने उसे अपने सिस्टम स्पेस में समाहित कर लिया। जब मैंने सारे सबूत और निशान मिटा दिए
तो यहां फिर से पहले जैसी शांति छा गई। इसके बाद मैं अभी अभी मिली जानकारी का विश्लेषण करने लगा। यह गैंगस्टर्स, काले बाजार के लोग, बिल्कुल सही हैं। वे मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों और आम लोगों के बीच के सबसे बेहतरीन लेवल अप एक्सपी बढ़ाने वाले शिकार हैं। मैंने नहीं सोचा था कि यह मुझे इतनी आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी लेवल अप होने के साथ ही मेरे शरीर के सारे घाव पूरी तरह गायब हो गए। हो सकता है कि दिल या दिमाग को नुकसान पहुंचने पर भी शरीर ठीक हो जाए। यह बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह काम करता है। और वह रोशनी भी जो लेवल अप होने पर निकली थी। हालांकि यह शानदार दिखता है, लेकिन यह खतरा भी पैदा कर सकता है। इस कमजोरी को छुपाना ही होगा। शिकार के बीच रहने वाले शिकारी को बिल्कुल साधारण दिखना चाहिए। जब आप दूसरों के इतने समान हो कि अंतर करना मुश्किल हो, तभी आप एक शीर्ष स्तर के शिकारी बन सकते हैं। भविष्य में लेवल अप स्तर बढ़ाना शिकार के अंत में करना ही सबसे अच्छा है, या फिर केवल उसी जगह पर जहां सिर्फ शिकार मौजूद हो। अब सिर्फ गूंगे होने का मुखौटा सुरक्षा के लिए काफी नहीं है। बिना किसी की नजर में आए तेजी से मजबूत होना होगा। सोचते हुए मैं घोड़े को लेकर उस अंधेरी गली से बाहर निकल आया और धीरे धीरे भीड़ में शामिल हो गया। मेरी आवाज जल्द ही लोगों की भीड़ में खो गई और गायब हो गई। तुम ही सो सांग सो सैंग हो ना? क्या तुमने ही माची मा क्यूआई को मारा है? एक मानसिक रोगी गलती से मार्शल आर्ट वुलिन की दुनिया में पहुंच जाता है और पौराणिक गेमिंग सिस्टम को जागृत अवेकन कर लेता है। हालांकि जब वह लेवल 2 पर पहुंचता है तो सिस्टम में अचानक एक एरर त्रुटि का मैसेज पॉपअप होता है। शुरुआती अनुमान के अनुसार ऐसा खुद के गेम में एक बग होने के कारण हुआ है, जिससे सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है। और इसी एरर की वजह से वे एट्रीब्यूट्स विशेषताएं जो पहले क्वेश्चन मार्क दिखा रहे थे, अब एक प्रोग्रेस बार प्रगति पट्टी के रूप में बदल गए हैं। उत्सुकता में मैंने नीचे दिए गए स्किल बार कौशल पट्टी के बटन पर क्लिक किया। मैंने नहीं सोचा था कि अगले ही पल कौशलों की एक पूरी सूची मेरी आंखों के सामने छा जाएगी। स्किल स्लैश काटना, थ्रस्ट ब्लॉक, पियर्सिंग ब्लॉक, थ्रोइंग 0 आई 0 आंख। ये सभी वुलिन ऑन गेम के डिफॉल्ट पैसिव स्किल्स निष्क्रिय कौशल हैं। लेकिन इस 0 आई के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। जब मैं अभी रिसर्च ही कर रहा था कि इस स्किल का क्या प्रभाव होता है, तभी एक दुश्मन जिसका स्तर आपके स्तर से 10 लेवल से अधिक का है, वह 20 मीटर के दायरे में प्रवेश कर चुका है। समय बीतने के साथ वह 20 मीटर का दायरा धीरे धीरे छोटा हो रहा था। मैं अविश्वास से अपने सामने दिख रही जानकारी को देखने लगा। यह कुछ एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसा था। तो इस समय एक खतरनाक व्यक्ति मेरी तरफ बढ़ रहा है। नियम के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर डुआनली परिवार, डुआनली फैमिली में घुसपैठ करने की हिम्मत करने वाले लोग बहुत कम हैं। और अगर वह यहां छिपकर आने वाला कोई दुश्मन होता तो उसकी हलचल इतनी धीमी नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब यह है कि इस समय जो व्यक्ति पास आ रहा है, उसकी अत्यधिक संभावना है कि वह इस परिवार का ही कोई आंतरिक मास्टर विशेषज्ञ है। हालांकि मुझे नहीं पता कि 10 लेवल के अंतर का वास्तव में कितना बड़ा फासला होता है। लेकिन लेवल 2 तक पहुंचने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ी थी, उसे देखते हुए यह अंतर काफी बड़ा होना चाहिए। अगर सिर्फ आम लोगों को मारकर लेवल 10 तक पहुंचना हो, तो शायद हजारों या यहां तक कि दसियों हजार लोगों को मारना पड़ेगा। डुआनली परिवार में इतनी शक्तिशाली ताकत रखने वाले बहुत कम लोग होने चाहिए। अगले ही पल मेरे सामने का दरवाजा खुल गया। ब्लैक हाउस हॉल के हॉल मास्टर अपने गुर्गों के साथ अंदर आए। तुरंत ही मैंने चेहरे पर आश्चर्य के भाव ला दिए। मुझे पता था कि मुझे अपनी कोई भी कमजोरी या चूक नहीं दिखानी है। सामने वाले व्यक्ति को आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। तुम ही सो सांग हो ना? मुझे बताओ, क्या तुमने ही माची को मारा है? यह सुनते ही मेरे चेहरे पर तुरंत डर के भाव आ गए। आबा 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 करते हुए मैं समझाने लगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन वे लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनके हाथों ने अचानक ताकत लगाई।
भाप स्टीम की एक हिंसक लहर तुरंत मेरे शरीर में समा गई। मुझे महसूस हुआ कि एक ऊर्जा मेरे शरीर के भीतर लगातार तोड़फोड़ कर रही है और फिर पागलों की तरह एक ही जगह पर इकट्ठा हो रही है। और वह जगह किसी ब्लैक होल की तरह थी जिसने उस पूरी ऊर्जा को पूरी तरह से निगल लिया। कुछ देर आजमाने के बाद उन्होंने अपना हाथ हटा लिया और फिर धीरे से एक ठंडी सांस ली। लगता है मुझसे गलती हो गई, इतना कहकर वह मुड़े और चले गए। यहां अंधेरे में सिर्फ एक ठंडी निगाह रह गई थी जो चुपचाप उनकी दूर जाती हुई पीठ को देख रही थी। हॉल मास्टर साहब, क्या हम सच में ऐसे ही जा रहे हैं? क्या आपको उस पर शक नहीं था? आपने उससे औपचारिक पूछताछ क्यों नहीं की? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी मैंने जांच के लिए उसके शरीर में अपनी ऊर्जा स्टीम डाली थी। अगर किसी ने थोड़ी भी मार्शल आर्ट सीखी होती तो उसके शरीर में निश्चित रूप से उसके निशान रह जाते, लेकिन अंत में परिणाम पूरी तरह खाली था। मैं पक्का कह सकता हूं, वह एक साधारण इंसान है जिसने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखी। क्या वो सभी लोग सच में खुद ही मरे प्लेग से थे? अगर वह सच में कोई महामारी थी तो इसे खत्म होने से पहले और कितने लोगों की जान जाएगी? हालांकि उसके बाद से वह महामारी गायब हो गई, लेकिन एक नए खूनी तूफान ने पूरे फेंगनियाओ को अपनी चपेट में ले लिया। अंडरवर्ल्ड में अचानक एक गुमनाम योद्धा, अनवॉन हीरो, सामने आया जिसने गैंगस्टरों के उन सभी बदमाशों का सफाया कर दिया, यहां तक कि मशहूर बैहू गैंग, व्हाइट टाइगर गैंग और चीलांग संप्रदाय, रेड वुल्फ सेक्ट को भी मिटा दिया गया। धीरे बोलो, अब सिर्फ हेईशेशुई माफिया समूह ही बचा है। अगर उन लोगों ने सुन लिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। डरते क्यों हो? वे भी देरसबेर हमारे गुमनाम योद्धा के हाथों साफ हो जाएंगे। अपने बारे में फैल रही अफवाहों को सुनते हुए मैंने चुपचाप उस सराय एन को छोड़ दिया और आज रात के अपने टारगेट लक्ष्य की ओर बढ़ गया। आखिरी गैंगस्टर ग्रुप हेईशेशुई का मुख्यालय अपडेट हो गया है। एक तरफा कत्लेआम शुरू होने वाला है। एक इंसान एक तलवार पहाड़ों जैसे शवों और खून की नदियों को पार करने चला है। हवा और बारिश से भरी उस रात में हाल ही में आए गुमनाम योद्धा के डर से हेईशेशुई के लोगों में दहशत का माहौल था। सुना है उस शख्स ने पहले ही 3 गैंग खत्म कर दिए हैं। अब सिर्फ हमारा हेईशेशुई ही बचा है। इसलिए होश में रहो और आलस्य करना बंद करो। हालांकि अगले ही पल उसके बगल वाले आदमी का गला कट गया। उस आदमी ने अविश्वास से इस नजारे को देखा। जो साथी अभी एक पल पहले जिंदा था वह अगले ही पल ढह गया। जैसे ही उसने खुद को बचाने के लिए तलवार निकालने की कोशिश की, मैं पहले ही उसके पीछे आ चुका था। बस एक ही वार में मैंने सफाई से उसका काम तमाम कर दिया। जाओ अपने साथी के साथ खेलो। और फिर मैंने धीरे से हेईशेशुई का मुख्य दरवाजा खोला और सीधे अंदर की ओर बढ़ने लगा। जब मैं अभी सोच ही रहा था कि यहां के सब लोग कहां चले गए हैं, तभी आसमान से तीरों की बारिश होने लगी। मैं तुरंत पीछे कूदा और उन तीरों से बच गया। जब मैंने उस दिशा में देखा जहां से तीर चलाए गए थे तो सामने की दीवार के नीचे अचानक हेईशेशुई के अनगिनत सदस्य सामने आ गए। ऐसा लगता है कि यह ग्रुप पहले से ही तैयार था और मेरे खुद चलकर जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। उनके लीडर की कड़क आवाज गूंजी, गुमनाम कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेईशेशुई में आकर अपनी बकवास करने की? हालांकि इतने सारे खूंखार बदमाशों का सामना करते हुए भी मैंने सीधे अपनी तलवार निकालने का पोस्चर स्टांस बना लिया। हमला करो, इस घमंडी का खात्मा कर दो। तुरंत ही सभी ने अपने हथियार उठाए और हमला करने दौड़ पड़े और फिर हवा में ऊंचे उछलकर मुझ पर चारों तरफ से वार करने लगे। इस पल मैंने अपने हाथ में थामी हुई तेज तलवार को कसकर पकड़ा। एक शक्तिशाली ऊर्जा ने पूरी म्यान स्कैबबर्ड को अपने घेरे में ले लिया था। सैनतसाई तलवारबाजी संकाई जियनफा ने हजारों दुश्मनों को धूल चटा दी। बस एक तलवार की चमक कौन थी और हमला करने वाले सभी गुंडे 2 टुकड़ों में कट गए। जो बदमाश अभी आगे नहीं बढ़े थे वे यह नजारा देखकर बुरी तरह डर गए। हालांकि अब भागने की सोचकर भी बहुत देर हो चुकी थी। मेरी तलवार की तेज रफ्तार के सामने आसपास के बदमाश एक एक करके गिरते चले गए।
तभी दूर खड़े एक एलीट कुलीन योद्धा ने यह नजारा देखा और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। सब के सब मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अपने हाथों से इस लड़के के टुकड़े टुकड़े करूंगा। यह कहते हुए उसने अपना भाला उठाया और मेरी तरफ झपटा और मैंने लापरवाही से अपने पास वाले आदमी की कलाई पकड़ी, हल्के से ताकत लगाकर उसे हवा में उछाल दिया और फिर उसे सीधे उस एलीट योद्धा की तरफ फेंक मारा। इसके साथ ही मेरे हाथ की लंबी तलवार भी तैयार थी। एक ही वार में उसने उन सभी को आर पार छेद दिया। वह आदमी मरते दम तक इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया कि वह मुझ जैसे एक नीच इंसान के हाथों मारा जाएगा। ठीक उसी समय एक निशान वाले चेहरे स्कारफेस का आदमी अचानक मेरे पीछे प्रकट हुआ। अपनी तलवार भांजते हुए चिल्लाया, कमीने लड़के, नरक में जाओ। मैंने यह देखा और पलटकर वार करने के लिए अपनी तलवार खींचनी चाहिए, लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। मेरी लंबी तलवार को पहले वाले उस बदमाश ने मरते मरते भी कसकर पकड़ रखा था। इस नाजुक मोड़ पर मैंने सिस्टम स्पेस का इस्तेमाल किया और अपनी पीठ के पीछे से एक तलवार की रोशनी छोड़ी, जिसने सीधे पीछे खड़े निशान वाले आदमी के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। यह कैसे मुमकिन है? उसने तो मुड़कर देखा तक नहीं। जब मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि मैंने स्पेस में एक गुप्त चाल बचाकर रखी थी, तभी अचानक एक खंजर मेरे पेट में आ घुसा। उस जबरदस्त झटके ने मुझे दूर उड़ाकर फेंक दिया। हाँ, आखिरकार मैंने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ही ली। मुझे लगा था तुम कोई मौत से न डरने वाले राक्षस हो, लेकिन आखिर में तुम भी हाड़मास के एक इंसान ही निकले ना। जब तक तुम इंसान हो हम तुम्हें मार सकते हैं। मैंने बिना कुछ सोचे अपने हाथों से पेट में घुसी टूटी तलवार को बाहर खींच निकाला और फिर अपनी आंखों के सामने से उस टोपी बैम्बू हैट को हटा दिया। यह तो सच में बेहद शानदार है। इतनी खूबसूरत दुनिया का, चलो मुझे अच्छे से आनंद लेने दो। यह कहते हुए मैं मुस्कुराते हुए वापस भीड़ में कत्लेआम मचाने कूद पड़ा। और इस समय शहर की दीवार के निकास द्वार से कुछ ही दूरी पर एक फूस की झोपड़ी में कुछ आदमी छिपे हुए आगे की जंग का नजारा देख रहे थे। यह क्या हो रहा है? चीखने चिल्लाने की आवाजें बहुत कम हो गई हैं। कहीं सच में उस अकेले आदमी ने सबको तो नहीं मार डाला? हम तो बस आमतौर पर कुछ पैसे वसूलते थे और कुछ बार इंसानों की तस्करी की थी। दुनिया में हमसे भी बुरे कई कमीने हैं, तो उसने सिर्फ हमें ही क्यों चुना? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें दबाना आसान है? हमें उसे यहीं खत्म करना होगा। उसे किसी भी हाल में पीछे स्थित हमारे गिल्ड मास्टर के विला जागीर तक नहीं पहुंचने देना है। ठीक उसी समय शहर के मुख्य दरवाजे पर एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। उस आदमी ने तुरंत पीछे छिपे लोगों को हमला करने का आदेश दिया। देखते ही देखते अनगिनत तीर उस फूस की झोपड़ी से तेजी से छूटे और सीधे उस काली परछाई की तरफ बढ़े। फिर उन्होंने तुरंत सिर बाहर निकालकर देखा कि दुश्मन मरा या जिंदा। लेकिन अगले ही पल पीछे के तीरंदाजों के गलों से खून बहने लगा और फिर किसी संक्रामक बीमारी की तरह एक एक करके सभी के सिर धड़ से अलग होने लगे। वह आदमी इस नज़ारे को देखकर पहले ही सुन्न हो चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि महज एक पल में उसके सारे आदमी रहस्यमय तरीके से ढेर हो गए। अनाम योद्धा, अनोनिमस नाइट, बाहर आओ। मुझे पता है तुम यहीं छिपे हो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम क्यों हमारा नामोनिशान मिटाने पर तुले हो? तुम साक्षात शैतान हो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उसका सिर हवा में उछल गया। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वह है तुम्हारी जान। इस समय तक ब्लैक स्नेक गिल्ड, ब्लैक स्नेक गैंग लाशों के ढेर में बदल चुकी थी। अब सिर्फ सामने का पैराडाइज विला लेयुयान जुआंग बचा था, ब्लैक स्नेक गिल्ड का मास्टर फेंग बाओयान। शुरुआत में सभी ने इसे गैंग्स की आपसी मामूली लड़ाई समझा था, लेकिन जब इस गैंग के बड़े बड़े लोग एक एक करके अचानक मरने लगे, तब जाकर लोगों को इस पूरी घटना के पीछे किसी अजीब और खौफनाक साजिश की बू आई। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मैंने दुश्मनों को झांसा देकर अंदर बुलाने और पीछे से हमला करने जैसी कई रणनीतियों का इस्तेमाल किया, यहां तक कि उनके कैंपों में आग भी लगा दी। जब तक उन्हें इस बात का एहसास हुआ, वे पहले ही दलदल में धंस चुके थे।
इस समय व्हाइट टाइगर गिल्ड के आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आम लोगों ने मेरे इस कत्लेआम को अनाम योद्धा दी अनोनिमस नाइट का नाम दे दिया, और अनाम योद्धा के इस नए मुखौटे ने मेरे लिए इन गैंग्स से निपटना और भी आसान बना दिया। जब मैंने व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर को मारा, तब तक मेरा लेवल बढ़कर 5 हो चुका था। बधाई हो, आपने नया हुनर शिनगोंग, इनर पावर और सैनत्साई तलवारबाजी हासिल कर ली है। इसने आखिरकार मुझे इतनी ताकत दे दी कि मैं इन गैंगस्टर्स का आमने सामने मुकाबला कर सकूं। और अब फेंगयांग शहर में सिर्फ एक ही गैंग बची थी, ब्लैक स्नेक गिल्ड। ब्लैक स्नेक गिल्ड के सबसे सुरक्षित हिस्से में एक बुजुर्ग आदमी विला के दरवाजे पर शांति से बैठा था, और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्लैक स्नेक गिल्ड का मास्टर फेंग बाओयान था। आसमान से बिजली कड़कने के साथ ही मैं लड़ते लड़ते यहां तक पहुंच गया था। क्या तुम ही वह अनाम योद्धा हो? हालांकि फेंग बाओयान के इस सवाल पर मैं पूरी तरह चुप रहा। क्या तुम इस बूढ़े से बकवास नहीं करना चाहते? अगर तुम एक योद्धा हो तो खुद को इस तरह क्यों ढका हुआ है? कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं कि यह बूढ़ा तुम्हें पहचान लेगा? अफसोस की बात है, मैं कोई योद्धा नहीं हूं, बल्कि सिर्फ एक पागल हूं जो तुम्हारा सिर लेने आया है। योद्धा तो बस एक भ्रम है जो इन लोगों ने खुद ही पाल रखा है। यह सुनकर फेंग बाओयान अचानक हंस पड़ा। हा 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 हा, तो यह बात है। अगर उन लोगों को पता चल जाए कि जिस अनाम नायक की वे पूजा करते हैं वह असल में एक खूंखार हत्यारा डीमन है, तो यह देखना सच में बेहद मजेदार होगा। ऐसा लगता है कि अगर आज मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। आओ, मुझे भी देखने दो कि तुम जैसे हत्यारे में आखिर कितनी ताकत है। यह कहते हुए वह अपनी तलवार उठाकर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसी समय मैंने भी अपने शरीर के भीतर से अपनी कातिलाना आभा किलिंग ऑरा को बाहर निकाला। दोनों तरफ की ऊर्जा ऑरा पलक झपकते ही आपस में टकरा गई। कुछ राउंड की मुठभेड़ के बाद फेंग बाओयान ने अचानक मेरी एक कमजोरी पकड़ ली और एक जोरदार वार सीधे मेरे हाथ पर किया। ठीक उसी समय जब मुझे लगा कि उसके हमले की दूरी कम पड़ जाएगी, एक तलवार की धार चमकी और मेरे हाथ पर गहरा घाव हो गया। पल भर में बहुत सारा खून हवा में उछला। मैंने तुरंत पीछे हटकर दूरी बना ली। हाँ हाँ हाँ, सच में इस समय तुम्हारी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। घायल होने के बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझे चुनौती दो। आज मैं तुम्हें घमंड का नतीजा दिखाऊंगा। फेंग बाओयन ने पागलों की तरह मेरे घावों पर हमला करना शुरू कर दिया। अगर यह यूं ही चलता रहा तो मेरी चोटें और गंभीर हो जाएंगी। मुझे जल्द ही कुछ सोचना होगा। जब मैं रणनीति सोच ही रहा था, फेंग बाओयन ने मुझे फिर से घायल करने की कोशिश की। मैंने तुरंत बचाव के लिए 3 प्रतिभा तलवार शैली 3 टैलेंट्स स्वॉर्ड स्टाइल का उपयोग किया। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। दुश्मन का हथियार अचानक बिखर गया। वह एक जहरीले सांप की तरह मेरे हाथ की ओर लपका और उसने सीधे मेरा बायां हाथ काट दिया। कमबख्त कमीने! मैंने तुरंत अपनी किंगोंग हल्के पैर की तकनीक का इस्तेमाल किया और एक जोरदार किक उसके पेट पर मारी। वह झटका इतना तेज था कि वह दूर जा गिरा और पास की एक इमारत से जोर से जा टकराया। जब मुझे लगा कि अब मैं चैन की सांस ले सकूंगा, तभी अचानक अनगिनत काले सांप ऊपर उठने लगे। मैं अपनी आंखों के सामने यह नजारा देखकर दंग रह गया। यह आखिर कैसा हथियार है? तभी अचानक एक विशाल शून्य अजगर वॉइड पाइथन मेरे सामने प्रकट हुआ। इसने मुझे वास्तव में हैरान कर दिया। तुम्हारी लड़ने की शैली किसी योद्धा की नहीं लगती, बल्कि तुम किसी हत्यारे या शिकारी की तरह लड़ते हो। क्या तुम्हें पता है, जब 2 लोगों के बीच मुकाबला होता है तो जिसके पास जितने ज्यादा गुप्त हथियार ट्रम्प कार्ड्स होते हैं वह उतना ही शक्तिशाली होता है। और अभी मेरे पास तुम्हारे मुकाबले ज्यादा गुप्त हथियार हैं। तुम्हारी हार का कारण यही है। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद विशाल सांप को घुमाया। मेरे इस प्रहार के सामने अब तुम बेबस हो। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। ओ नामी गिरामी हत्यारे, अब मौत को गले लगाओ।
असली मुकाबला कभी एक समय की ताकत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि किसके गुप्त हथियार ज्यादा गहरे और ज्यादा हैं। ब्लैक स्नेक गैंग का मुखिया फेंग बाओयन इसी सिद्धांत का सबसे कट्टर अनुयायी था। उसने न केवल अपनी सुरक्षा के लिए विशेष कवच पहना था, बल्कि वह ब्लैक स्नेक तलवार शैली में भी माहिर था। हवा में एक भयानक विशाल सांप की परछाई मंडराने लगी, जो किसी दैत्य की तरह ऊपर से मुझे देख रहा था। जैसे ही उसने अपने नुकीले दांत मेरे लिए खोले, मैंने तुरंत अपने दाहिने पैर से जोर लगाया और जमीन को इतनी ताकत से पटका कि वह धंस गई। चारों ओर धूल का गुबार छा गया और उसने मुझे पूरी तरह ढक लिया। क्या तुम इस चाल से मेरी नजरों से बचना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हमले से भाग सकते हो? ठीक उसी समय धूल के बीच से एक रोशनी चमकी। फेंग बाओयन ने देखते ही तेजी से उस रोशनी पर हमला किया। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसने किसे मारा है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तो उसके अपने ही गैंग के एक गुर्गे की लाश थी। धिक्कार है, यह लड़का भ्रम पैदा करने की कला, इल्यूजन टेक्निक भी जानता है। वह असली शरीर आखिर गया कहाँ? जबकि मैं तब तक हवा में काफी ऊपर कूद चुका था। 3 प्रतिभा तलवार शैली, दूसरा रूप पीले ड्रैगन का मार्गदर्शन, गाइडिंग द येलो ड्रैगन। आसमान से गिरता हुआ एक घातक प्रहार, जो सीधा फेंग बाओयन के दिल की ओर बढ़ा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी अपनी हथेली से मेरे अचानक किए गए हमले को रोक लेगा। इस वजह से मेरी तलवार उसके किसी नाजुक अंग तक नहीं पहुंच पाई। वाकई वह एक अनुभवी खिलाड़ी है, जिसने पलक झपकते ही इतना सटीक फैसला लिया। इस समय फेंग बाओयन पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसने अपने हाथ के घातक हथियार को घुमाया और तेजी से मेरी ओर बढ़ा। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरी तलवार को उसने मजबूती से पकड़ रखा था। मजबूर होकर मैंने सिस्टम अटैक का उपयोग किया। अचानक फेंग बाओयन के सामने उसके अपने ही मारे गए गुर्गों की लाशें प्रकट होने लगीं। वह डर गया और पागलों की तरह हवा में हाथ चलाने लगा। उसके हाथ का हथियार कुछ ही वारों में उन अचानक प्रकट हुई डरावनी चीजों को टुकड़ों में काट दिया। जब चारों ओर शांति छा गई, तब फेंग बाओयन ने मुश्किल से अपने मन के शोर को शांत किया। फिर उसने चारों ओर मेरी तलाश शुरू की, लेकिन वहां कोई नहीं था। लानत है तुझ पर, ओ गुमनाम हत्यारे! जल्द बाहर निकल मेरे सामने। तू पागल है जो लाशों को भी नहीं छोड़ता। तभी एक तीर तेजी से उसकी ओर आया, लेकिन फेंग बाओयन ने उसे रोक लिया। नीच इंसान, रुक, तुझे मैं बताता हूं। देखना मैं तुझे पकड़ लूं। तभी पीछे से एक और तीर आया, जो उसकी नाक को छूते हुए निकल गया। फेंग बाओयन को अचानक एहसास हुआ कि अब वह खुद एक शिकार बन चुका है, एक ऐसा मेमना जिसे बस काटा जाना बाकी है। तभी एक काली परछाई उसके सामने से तेजी से गुजरी। अपना होश खो चुके फेंग बाओयन ने बिना सोचे समझे अपने सांप जैसे चाबुक को घुमाया और उस परछाई की ओर फेंका। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। लेकिन जब उसने उस परछाई को करीब से देखा, तो वह सिर्फ एक कटा हुआ हाथ था। और उसी पल फेंग बाओयन को अपने पीछे एक जानलेवा इरादा महसूस हुआ। एक ठंडी और खौफनाक लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई और अगले ही पल एक तेज ब्लेड ने उसके सीने को आर पार कर दिया। फेंग बाओयन ने कभी नहीं सोचा था कि अंत में वह हार जाएगा, और इसका मतलब था कि फेंगयांग के सभी गैंग्स का विनाश। मरने से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या इसके लिए किसी कारण की जरूरत है? इंसान हमेशा एक दूसरे को मारने के शौकीन रहे हैं। जब वे सिर्फ बंदरों की तरह दिखते थे, तब से लेकर आज की आधुनिक सभ्यता तक, यह सब कभी नहीं बदला। चाहे मैं इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आ गया हूं, फिर भी यहां भी वही नियम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक ऐसी दुनिया जहां केवल ताकतवर का सम्मान होता है। बस फर्क इतना है कि इस बार ताकतवर मैं हूं। फेंगयांग के सभी गैंग्स को खत्म करने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब अगले चरण में जाने का समय है। एक ऐसी जगह जहां शिकार करना और भी कठिन और चुनौतीपूर्ण हो।
मैं आ रहा हूं इस दुनिया के असली मार्शल आर्ट्स साम्राज्य में। इस समय दूर पहाड़ों के बीच एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स संप्रदाय सेक्ट स्थित था। मुख्य हॉल में सभी लोग एक आपातकालीन बैठक कर रहे थे। वहां के नेता ने गंभीरता से कहा, धर्म और अधर्म के महायुद्ध राइटियस वर्सेस डीमोनिक वॉर में अभी 2 साल बाकी हैं। अब हमारी योजना शुरू करने का सही समय है। गुआंग यूं आदेश सुनो, तैयारी शुरू करो। सीजन 1 अपडेट हो गया है, अपडेट हो गया है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया का यह मानसिक रोगी साइकोपैथ आखिरकार अगले चरण में पहुंच गया है। सभी गैंग्स को खत्म करने के बाद मैं हमेशा की तरह सड़कों पर घूमने लगा। लेकिन पता नहीं कब गैंग्स के विनाश की खबर पूरे फेंगयांग शहर में फैल गई। क्या तुम लोगों ने सुना? उस गुमनाम योद्धा ने पूरे ब्लैक स्नेक गैंग का सफाया कर दिया। अब उसे गुमनाम योद्धा नहीं कहना चाहिए, हमें उसे महान योद्धा ग्रेट हीरो कहना चाहिए। अगर वह नहीं होता तो आज भी हम उन गुंडों के अत्याचार सह रहे होते। लेकिन पास खड़े एक हरे कपड़े पहने व्यक्ति को कुछ अजीब लगा। भले ही वह एक योद्धा हो, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम करना सही है? इसमें गलत क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए कि वे कमीने पूरी तरह से नीच इंसान हैं। चाहे वह सरकारी अधिकारी हों या वे प्रतिष्ठित संप्रदाय राइटियस सेक्ट्स, उन्होंने कभी हम जैसे गरीब लोगों की परवाह नहीं की। अंत में केवल वही हमारे लिए खड़े हुए जो एक गुमनाम योद्धा अननेम्ड नाइट थे। रेशमी कपड़े पहने उस आदमी ने सोचा और उसे लगा कि यह बात सही है। आज के दौर में अगर वह गुमनाम योद्धा न होता तो हमारे जैसे लोगों के लिए कौन खड़ा होता? हाँ बिल्कुल, वह गुमनाम योद्धा वास्तव में हमारा नायक है। वह आदमी उत्साह में अपने हाथ ऊपर उठाने लगा और सड़क पर दौड़ते हुए चिल्लाया, गुमनाम योद्धा अमर रहें। बाकी 2 लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और वे भी खुशी से चिल्लाने लगे। ब्लैक स्नेक गैंग के वे कमीने इसी के लायक थे। गुमनाम योद्धा अमर रहें। देखते ही देखते आसपास के लोग भी इस माहौल में रंग गए और सब सड़क पर आकर खुशी से झूमने लगे। गुमनाम योद्धा अमर रहें। और मैं सड़क पर चलते हुए चुपचाप यह सब देख रहा था। अब यहां से जाने का समय आ गया है। जल्द ही शाम हो गई। मैं अपने घोड़े की लगाम पकड़कर चल रहा था। सिस्टम अलर्ट, 20 मीटर के दायरे में आपसे 10 स्तर से अधिक शक्तिशाली दुश्मन आ गया है। मेरी जीरो आई की पैसिव स्किल अचानक सक्रिय हो गई। मैं समझ गया कि सामने वाले घर में निश्चित रूप से कोई शक्तिशाली योद्धा मौजूद है। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कुछ पता ही न हो और दरवाजा खोल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर एक से ज्यादा लोग होंगे। एक वह था जो पिछली बार आया था, ब्लैक हाउस का हॉल मास्टर जी दाशिया, और दूसरा शायद दुआनली परिवार का मुखिया था, फ्लाइंग मैजिक स्वॉर्ड दुआनली कियान्यू। हालांकि मैं नहीं जानता था कि वह यहां क्यों आया है, लेकिन मैं जानता था कि वह व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे मैं अभी उलझ सकूं। दुआनली कियान्यू ने पास खड़े घोड़े को सहलाते हुए कहा, अब तुम्हारे अलग होने का समय आ गया है। तभी मैंने हैरान होकर देखा कि दुआनली कियान्यू के पैर जमीन से ऊपर उठ गए थे। क्या यह लाइटनेस स्किल किंगोंग है? उसने आगे कहा, अगले महीने की 15 तारीख को नानगुंग परिवार के मुखिया की दूसरी बेटी की शादी है। तो क्या आप अपने प्रिय घोड़े को उपहार के रूप में भेजना चाहते हैं? हाँ, अगर मैं अपने एक बच्चे को नानगुंग परिवार में भेज सकूं, तो मैं इससे भी ज्यादा कुछ करने को तैयार हूं। चाहे बेटी की शादी करानी हो या बेटे को शिष्य बनाकर भेजना हो। एक लकड़ी के बजाय 2 लकड़ियों से नदी पार करना आसान होता है न? लेकिन शायद नानगुंग परिवार इनमें से किसी को भी स्वीकार न करे। मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। चाहे तुम किसी भी तरीके का इस्तेमाल करो, यह काम हर हाल में होना चाहिए। यह कहते हुए एक अदृश्य शक्ति ने सीधे जी दाशियाओं के कंधों को दबा दिया। कल ही निकलना, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। डरा हुआ जी दाशियाओं मजबूरन सहमत हो गया। फिर दुआनली कियान्यू ने मेरी ओर देखा, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। इस लड़के को भी साथ ले चलो, उसकी जरूरत मेरे घोड़े की देखभाल के लिए होगी।
कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अगले दिन जल्दी ही सुबह हो गई। मैं सुबह सुबह इकट्ठा होने वाली जगह पर पहुंच गया। जाहिर है मेरे पास इस यात्रा का मुख्य आकर्षण दुआनली कियान्यू का प्रिय घोड़ा था। इस समय मेरे मन में बस एक ही विचार था कि मैं और शक्तिशाली कैसे बनूं। मैं वास्तविक युद्ध कला, मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए बेहद उत्सुक था, न कि सिस्टम के उन स्किल्स के लिए। मैंने कुलीन परिवारों, योद्धाओं और गैंगस्टरों की हरकतों की नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सब सिर्फ दिखावा था। अब मेरा दूसरा विकल्प यह था कि मैं कोई गुप्त ग्रंथ, सीक्रेट मैनुअल चुरा लूं और खुद अभ्यास करूं। और पहला विकल्प था किसी महान गुरु को खोजकर उनका शिष्य बनना। लेकिन किसी का शिष्य बनना इतना आसान नहीं होता। इस शरीर की उम्र के हिसाब से मैं 18 साल का हो चुका हूं, और इस उम्र में युद्ध कला सीखना बहुत कठिन होता है। लेकिन यह एक अच्छा मौका था। नानगुंग परिवार, जो मध्य मैदान के 5 बड़े परिवारों में से एक है, उनके पास सर्वोच्च ज्ञान और संसाधन हैं। वहां मुझे युद्ध कला सीखने का बेहतर तरीका जरूर मिलेगा, और वहां मेरे लिए और भी शक्तिशाली शिकार इंतजार कर रहे होंगे। जल्द ही जी दाशियाओ सभी लोगों को लेकर वहां पहुंच गया, लेकिन उसे अपने अधीनस्थों से पता चला कि इस यात्रा के मुख्य सदस्य युवा मास्टर और मिस अभी तक नहीं पहुंचे हैं। डुआनली शी को नौकरों के साथ चलना पसंद नहीं था, इसलिए वह शायद थोड़ी देर बाद आएगी। जहां तक डुआनली जियांगहाई की बात है, वह शायद फेंगयांग स्ट्रीट की किसी सराय इन में होगा। यह सोचते ही जी दाशियाओ अपने घोड़े पर सवार होकर फेंगयांग स्ट्रीट की ओर भागा, और हम बाकी लोग मजबूरन उसके पीछे चलने लगे। जल्द ही हम एक सराय के दरवाजे पर पहुंचे। तभी अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। फिर से वही, यह आदमी सच में सिरदर्द है। डुआनली जियांगहाई डुआनली कियान्यू का बेटा है। हालांकि वह एक प्रतिभाशाली योद्धा है, लेकिन उसका चरित्र बहुत खराब है। वह चंचल है और शराब व औरतों का शौकीन है, इसलिए आसपास के इलाके में उसकी बदनामी बहुत है। ऐसा लग रहा था कि वह अंदर किसी के साथ जमकर लड़ रहा है। तभी एक आकृति सराय की दीवार को तोड़ते हुए बाहर उड़कर गिरी। जब जी दाशियाओं ने देखा कि वह कौन है तो वह दंग रह गया। बाहर फेंका गया व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि डुआनली परिवार का बेटा डुआनली जियांगहाई था। सिस्टम अलर्ट, 20 मीटर के दायरे में आपसे 10 स्तर से अधिक शक्तिशाली दुश्मन आ गया है। जमीन पर गिरे हुए डुआनली जियांगहाई ने सराय की ओर इशारा करते हुए गुस्से में चिल्लाया, तुम कमीने, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे जोर का झटका लगा। जी दाशियाओं को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उनके परिवार का बेटा उनके सामने इस बुरी हालत में पहुंच गया। वहीं किनारे पर खड़े होकर मैं बहुत उत्साहित था। यह रहस्यमयी व्यक्ति निश्चित रूप से एक बड़ा उस्ताद मास्टर है, और उसकी ताकत जबरदस्त है। क्या आप जानते हैं कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया के महान योद्धा वास्तव में कितने शक्तिशाली होते हैं? सिर्फ एक वार में उन्होंने सैकड़ों गार्ड्स को खत्म कर दिया, जिनमें ब्लैक हाउस का हॉल मास्टर भी शामिल था। अभी अभी हॉल मास्टर जी दाशियाओ हमें डुआनली परिवार के बेटे को खोजने लाए थे, लेकिन हमने देखा कि डुआनली जियांगहाई को एक लात मारकर उड़ा दिया गया है, और यहां तक कि उसका पैर उसके चेहरे पर रखा हुआ था। उस भयानक ताकत के कारण डुआनली जियांगहाई का चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था। यह देखकर जी दाशियाओ गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम कमीने, अभी रुक जाओ। लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे सिर्फ एक ठंडी नजर से देखा। तुम्हारी औकात क्या है? और देखते ही देखते उसने एक खौफनाक दबाव और छोड़ दिया। इसकी शक्ति को देखकर जी दाक्सियाओं के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम तुरंत रुक जाओ। वह डुआनली परिवार के युवा स्वामी हैं। अगर तुमने अपना पैर नहीं हटाया तो हमें कार्रवाई करनी होगी। उस समय पीछे खड़े कई रक्षकों ने भी युद्ध की तैयारी कर ली, लेकिन मेरी नजर में एक ऐसा विशेषज्ञ जो हेवू हॉल के अध्यक्ष को भी नहीं पहचानता, इसका मतलब है कि वह इस क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है।
मेरी समझ के अनुसार भले ही यहाँ के सभी लोग एक साथ हमला कर दें, वे भी उस बुजुर्ग का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब तक वे उकसाएंगे नहीं, तब तक मौत का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एक शक्तिशाली शेर अपने पैरों के नीचे की चींटियों से कभी ज्यादा उलझता नहीं है। तभी बुजुर्ग ने तिरस्कार से कहा, यह डुआनली परिवार क्या चीज है? क्या यह कोई खाने की स्वादिष्ट चीज है? अपने परिवार का अपमान सुनकर जी दाक्सियाओ अचानक क्रोधित हो गया। डुआनली परिवार का अपमान करने वाले को क्षमा नहीं किया जा सकता। नाराज मत हो, मुझे सच में नहीं पता कि डुआनली परिवार क्या है। कोई स्वादिष्ट भोजन या फिर कुछ ऐसा जिस पर पैर रखकर कुचला जा सके। इस एक वाक्य ने जी दाक्सियाओ के क्रोध में आग लगा दी। उसने तुरंत अपनी कमर से लंबी तलवार निकाल ली। हे वो हॉल के सभी सदस्य, मेरा आदेश सुनो। सब मुझ पर हमला करो। हमारे युवा स्वामी को वापस बचाओ। अगले ही पल पीछे के सभी अनुयायियों ने तलवारें उठाकर हमला कर दिया। हालांकि बुजुर्ग बिल्कुल नहीं घबराए। उनकी उंगलियों के पोरों पर एक हरी प्राण ऊर्जा क्युआएं दौड़ने लगी। जैसे ही उन्होंने अपनी हथेली खोली, एक छोटी सी चांदी की सुई भयानक ऊर्जा के साथ भीड़ की ओर तेजी से बढ़ी। वह सीधे भीड़ में खड़े जी दाक्सियाओ की ओर गई। अगले ही पल हमला करने वाले सभी लोग उनके माथे पर एक चांदी की सुई चुभ गई। इसमें नेतृत्व करने वाले जी दाक्सियाओ भी शामिल थे। सभी जमीन पर गिर गए और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। जमीन पर पड़े जी दाक्सियाओ को विश्वास नहीं हो रहा था। यह हमला ऐसा था जैसे कोई आत्मा का पीछा करने वाला भूत हो। यह बुजुर्ग वास्तव में मार्शल आर्ट्स की दुनिया में प्रसिद्ध सोल्चेजिंग पॉइजन हैंड तांग वू हैं। यह जानना जरूरी है कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में 20 शीर्ष विशेषज्ञ हैं, जिनमें 2 देवता गॉड्स, 3 राक्षस मॉन्स्टर्स, 5 शिखर पीक्स और 10 ग्रैंड मास्टर्स शामिल हैं। और सिचुआन तान परिवार के सर्वोच्च नेता 10 ग्रैंड मास्टर्स में से एक सोल्चेजिंग पॉइजन हैंड तांग वू हैं। जो लोग तांग वू का अपमान करते हैं, भले ही वे आत्मा बन जाएं, वे उनके जहरीले हाथों से नहीं बच सकते। हे वो हॉल के सभी लोगों को बेजान पड़ा देख मैं जान गया कि डुआनली परिवार अब बर्बाद हो गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मूर्ख ने ऐसे बड़े व्यक्ति को नाराज कर दिया। यदि इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल यह था कि अब इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। जब मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इस मुसीबत से बच सकता हूं, तभी एक युवा युवती घर से बाहर आई। दादाजी, चलिए अब चलते हैं। इन शिष्टाचार न जानने वाले गांव वालों से उलझने का कोई फायदा नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि अभी कुछ देर पहले क्रोधित दिखने वाले तांगवू अपनी पोती को देखते ही तुरंत मुस्कुराने लगेंगे। सब तुम्हारी मर्जी के अनुसार होगा। यह सब उन्हें यह एहसास कराने के लिए पर्याप्त था कि दुनिया कितनी विशाल है। साफ तौर पर एक नेक संप्रदाय के उत्तराधिकारी होने के बावजूद वे सुबह सुबह शराब पीकर हंगामा करने आए थे। मेरे स्वभाव के अनुसार मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, लेकिन मैं वास्तव में सहन नहीं कर सका कि एक नेक संप्रदाय के शिष्य के साथ इतना क्रूर व्यवहार करूं। जब यह व्यक्ति जाग जाए तो उसे बता देना कि अगर उसने फिर से किसी शरीफ लड़की को परेशान किया तो वह चैन की मौत नहीं मर पाएगा। जमीन पर पड़े जी दाक्सियाओ ने कठिनाई से कहा, वरिष्ठ की दया के लिए धन्यवाद। तांग वू ने अपनी उंगली धीरे से हिलाई और सबके माथे में घुसी चांदी की सुइयां अपने आप बाहर निकल आईं और वे वापस उड़कर तांग वू की उंगलियों के बीच आ गईं। जब उन्होंने सब समाप्त कर जाने के बाद जाने की तैयारी की तो उन्होंने कुछ असाधारण देखा। उन्होंने देखा कि मैं दूर खड़ा था। उस पल हमारी नजरें मिलीं। 1 मिनट रुको, यह कहते हुए वे मेरी दिशा में आने लगे। जब मैंने देखा कि उनका लक्ष्य मैं हूं, तो मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे मैं कोई शिकार हूं जिसे किसी ने निशाना बना लिया हो। जब मुझे होश आया, तब तक तांग वो मेरे सामने खड़े थे। लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? हालांकि इतने साधारण सवाल के सामने मैं दंग रह गया। मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है। आखिरी बार पूछता हूं, तुम्हारा नाम क्या है? आ गया। एक मानसिक रोगी ने खुद से एक
अद्भुत तकनीक सीखी थी और उसे इन्वेंटरी स्पेस डिवाइन टेक्निक नाम दिया था। अभी अभी 10 ग्रैंडमास्टर्स में से एक तांगवू अचानक मेरे सामने आए और पीछे खड़ी युवती ने अधीर होकर पुकारा, दादाजी, आप यह क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बस इस छोटे पिल्ले से कुछ सवाल पूछ रहा हूं। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। क्या इस शरीर के मूल मालिक का उस बुजुर्ग के साथ कोई पुराना संबंध था? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनका पहला सवाल मेरा नाम पूछना होगा। मुझे वहां चुपचाप खड़ा देखकर तांगवू क्रोधित हो गए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन मैं अब भी उन्हें शून्य में देखता रहा और एक शब्द भी नहीं बोला। तुम नादान छोटे बच्चे। जब तांगवू क्रोधित होने ही वाले थे, तभी पीछे से जी दाक्सियाओ ने समय पर आकर समझाया, यह एक घोड़ों की देखभाल करने वाला हॉर्स ग्रूम है और यह गूंगा भी है। यह सुनकर तांगवू बहुत हैरान हुए और उन्होंने अपनी तेज नजरों से मुझे देखा। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे उनकी नजर मेरे शरीर के आर पार देख रही हो। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई बहुत कीमती वस्तु हूं। शायद यह एक दुर्लभ अवसर था, एक मौका घोड़ों की देखभाल करने वाले की पहचान से छुटकारा पाने का। तांगवू की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और तुरंत एक हरी भाप ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर गई, जो लगातार जांच कर रही थी। अगले ही पल वे जोर जोर से हंसने लगे, जिसे देखकर मैं उलझन में पड़ गया। हालांकि तांगवू ने मुझे कुछ नहीं समझाया, बल्कि पीछे खड़े जी दाक्सियाओ की ओर देखा। तुम लोग नांगुम परिवार के पास जा रहे हो, सही है ना? बातचीत के बाद उन्हें पता चला कि मैं केवल एक मामूली घोड़ों वाला हूं। तांगवू ने तुरंत मुझे अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया। ले जाना तो संभव था, लेकिन उसके बिना उस जंगली घोड़े को सुरक्षित रूप से नांगुम परिवार तक पहुंचाना असंभव था। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर हम सब साथ चलेंगे। जैसे ही हम नांगोंग कबीले नंगोंग क्लैन पहुंचेंगे, मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके कबीले के मुखिया को इस बारे में एक पत्र लिखकर सूचित कर दूंगा। यह अविश्वसनीय बात सुनकर कई बड़े अधिकारी, स्कूली अधिकारी अभी थोड़ा और विचार करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सामने वाले की आंखों में उमड़ती हुई मर्डरस इंटेंट, हत्या की भावना को देखा, तो उन्होंने तुरंत समझौता कर लिया। हम मूल रूप से इसे और उस कीमती घोड़े को, दोनों को नांगोंग कबीले को उपहार में देना चाहते थे। चूंकि वरिष्ठ तांग, सीनियर टैंग को यह पसंद आ गया है, तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वरिष्ठ तांग ने कहा है। यह सुनकर तांगवू टैंग डब्ल्यू बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने आगे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तुम सब अभी भी वहां क्यों खड़े हो? चलो जल्दी से रवाना होते हैं। सभी बड़े अधिकारी अवाक रह गए। चीजों का विकास मामला पहले ही पूरी तरह से उनके नियंत्रण के बाहर जा चुका था। कोई और रास्ता न होने पर उन्होंने सेवकों को डुआन ली जियानघाई को इलाज के लिए ले जाने का आदेश दिया और बाकी लोग तुरंत नांगोंग कबीले के लिए रवाना हो गए। दृश्य बदलता है और रात का समय हो जाता है। हमारा पूरा समूह ठाठ बाट से एक सराय में पहुंचा। आज रात हम यहीं आराम करेंगे, कल सुबह फिर से यात्रा शुरू करेंगे। सभी लोग सराय में अच्छे से खाने पीने और आराम करने में लगे थे। केवल मैं ही था जिसे अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करनी पड़ रही थी। गैंग गैंग के साथ हुई उस लड़ाई के बाद से मेरी स्टोरेज स्पेस का उपयोग करने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। कई प्रयासों के बाद मैंने इसके उपयोग के और भी कई तरीके खोज लिए हैं। इसके माध्यम से मैं स्टोरेज स्पेस में रखी चीजों को बाहर निकाल सकता हूं और उन्हें तेजी से बाहर की ओर लॉन्च फेंक भी कर सकता हूं। हालांकि लॉन्च करने की गति बहुत तेज नहीं होती। आमतौर पर कोई भी मास्टर एक्सपर्ट इस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। ऐसा सोचते हुए मैंने जमीन से थोड़ी रेत उठाई और धीरे धीरे उसे अपने हाथ से नीचे गिराने लगा। ठीक उसी पल जब रेत जमीन को छूने ही वाली थी, मैंने तुरंत सिस्टम स्पेस खोला और उस सारी रेत को उसके अंदर समेट लिया। इस अद्भुत घटना ने मुझे तुरंत एक और उपयोग के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया।
इसके तुरंत बाद मैंने इसका परीक्षण करना शुरू कर दिया। मैंने उस पूरी रेत को अपने मुंह में डाल लिया, खा लिया। लेकिन जैसे ही वह मेरे पेट में पहुंची, मैंने उसे फिर से सिस्टम स्पेस में स्टोर कर दिया। इससे यह साबित होता है कि जो भी चीज मेरे शरीर के अंदर जाएगी, उसे स्पेस में रखा जा सकता है। यह तो जैसे विशेष रूप से केवल मेरे लिए बनी एक मार्शल आर्ट है। मैंने इसका नाम आइटम बास्केट स्पेस डिवाइन आर्ट रखा। और इसी समय तान वू की पोती वहां आई। मेरे साथ आओ, मेरे दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं। और इस तरह सबकी नजरों के सामने वह मुझे तान वू के कमरे में ले गई। कमरे के बीचों बीच तान वू चुपचाप बैठे हुए थे। हमें अंदर आते देख उन्होंने कहा, वहां जाओ और पालथी मारकर बैठ जाओ। मुझ में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। मैं सीधा आगे बढ़ा और उनकी बात मानकर वहां बैठ गया। फिर मैंने अपने शरीर के ऊपरी कपड़े उतार दिए। मेरे शरीर को देखकर तान वू बहुत संतुष्ट हुए। बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी शारीरिक बनावट हड्डियां इतनी अच्छी होगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला। उस लकड़ी के डिब्बे को देखकर पास में खड़ी लड़की तुरंत घबरा गई। दादाजी, आप ड्रैगन फिनिक्स गोल्डन नीडल्स बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्या आप वाकई? तांग वू ने लकड़ी के डिब्बे को जमीन पर रखा और फिर मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुमने कभी सुना है कि नारंगी कैसे अपना रूप बदल लेती है? हुआइनान में उगने वाली नारंगी मीठी होती है, लेकिन हुआईबेई में उगने पर वह खट्टी और कड़वी हो जाती है। हुआइनान की नारंगी हुआईबेई में जाकर बदल जाती है। हुआइनान डुआनली कबीला है और हुआईबेई तान परिवार है। अभी तुम उस नारंगी की तरह हो जो डुआनली कबीले में बिल्कुल साधारण है। लेकिन अगर तुम तान परिवार में आते हो तो मैं तुम्हें बदलने में मदद करूंगा। ये ड्रैगन फिनिक्स गोल्डन नीडल्स हैं। मैं इनके जरिए तुम पर गोल्डन नीडल आर्ट का इस्तेमाल करूंगा। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी, इतनी दर्दनाक कि तुम बेहोश भी हो सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे सहन कर गए तो मैं तुम्हें एक तितली की तरह उड़ने के काबिल बना दूंगा। यहां तक कि तुम्हारी गूंगेपन की बीमारी को भी मैं ठीक कर सकता हूं। क्या तुम कोशिश करने के लिए तैयार हो? पीछे खड़ी पोती ने यह सुना तो वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे आई। दादाजी, इतनी बड़ी बात के लिए क्या एल्डर्स काउंसिल, बड़ों की सभा की सहमति की आवश्यकता नहीं है? हालांकि तान वू ने बस अपनी पोती की तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुराए। हा 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 हा, क्या ऐसा है? तो फिर बच्चे, क्या तुम हमारे तान परिवार का उपनाम सरनेम अपनाने के लिए तैयार हो, ताकि तुम्हारा जीवन यहां से हमेशा के लिए बदल जाए? अपडेट आ गया। अपडेट आ गया। मुख्य किरदार ने आखिरकार अपनी रेन एंड डू मेरिडियंस को खोल लिया है। उसने इतिहास की सबसे शक्तिशाली होली ग्रेड योग्यता हासिल कर ली है, जो अब तक केवल किताबों में थी। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में किसी की असाधारण प्रतिभा का वर्णन करने के लिए कई शब्द हैं, जैसे हेवनली मेरिडियन बॉडी, 9 ग्रेड होली बोन, हेवनली मार्शल स्टार मेरिडियन, कॉस्मिक होली ग्रेड। ये शब्द आमतौर पर 100 साल में एक बार, 1000 साल में एक बार या 10,000 साल में एक बार जैसे विशेषणों के साथ आते हैं। ये वो दुर्लभ प्रतिभाएं हैं जो जन्मजात होती हैं और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नाम कमाने के लिए काफी हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे सर्वोच्च टॉप योग्यता है, वह मुझे यूं ही आसानी से मिल गई। इस योग्यता की तुलना में अभी जिन भी चीजों का जिक्र किया गया वे कुछ भी नहीं हैं। कौन सोच सकता था कि एक घोड़ों की देखभाल करने वाले के पास मार्शल आर्ट्स के इतिहास की सबसे अनोखी और कभी न देखी गई डिवाइन बॉडी होगी, जिसे केवल सिद्धांतों थ्योरी में मौजूद सबसे शक्तिशाली योग्यता अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स बॉडी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई निश्चित एक्यूपॉइंट नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उसकी सच्ची ऊर्जा क्यूआई का कोई तय रास्ता नहीं है। वह अपनी मर्जी से कोई भी नया रास्ता खोल सकता है। अगर सही तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए तो शायद वह 100 सालों से खोई हुई आसमान छूती तकनीक को इस दुनिया में वापस ला सकता है। उस समय
हमारा तांग परिवार निश्चित रूप से पूरी मार्शल आर्ट्स की दुनिया को अपने सामने झुका देगा। तांग परिवार के भविष्य को अपने हाथों में थामे तांग वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, क्या तुम हमारे तांग परिवार का नाम अपनाने के लिए तैयार हो और आज से हमारे तांग कबीले का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? मैंने गंभीरता से उनकी ओर देखा और अपनी सहमति जताने के लिए धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छे, तो अब मैं तुम्हारी दोनों मुख्य मेरिडियंस को खोलता हूं। पास में खड़ी पोती बहुत लाचार महसूस कर रही थी। चूंकि वह अब अपने दादाजी को नहीं रोक सकती थी, इसलिए वह अनिच्छा से पहरा देने के लिए कमरे के दरवाजे के बाहर चली गई। इस समय डिब्बे के अंदर की सभी ड्रैगन फीनिक्स गोल्डन नीडल्स हवा में उड़ने लगी थीं। तांग वू ने अपने हाथों से सच्ची ऊर्जा क्यूआई को बाहर निकाला और हवा में मौजूद सभी सुनहरी सुइयों को अपनी ऊर्जा से घेर लिया और उनका निशाना मेरी तरफ कर दिया। तैयार हो जाओ, चलो शुरू करते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने धीरे धीरे उन सुइयों को मेरे सिर के शीर्ष टायनलिंग पॉइंट में चुभाना शुरू किया। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ इसी पल से बदलने लगा था। हालांकि तांग वू को यह बात नहीं पता थी कि ठीक इसी समय, जब वह और उसकी पोती गुप्त आवाज का उपयोग कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि इस तरह से मैं सुन नहीं पाऊंगा। लेकिन वे नहीं जानते कि इस दुनिया में एक और मार्शल आर्ट भी है, जिसका नाम डोकचुन लिप रीडिंग टेक्निक है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे पहले शिकार करने के लिए सीखा गया था। उम्मीद नहीं थी कि यह आज काम आएगा। बिना मार्शल आर्ट वाला शरीर मेरे पास वैसी चीज कैसे हो सकती है? इसकी पूरी संभावना इस सिस्टम के कारण है। इसी वजह से मुझे यह अनोखा शरीर मिला है, जो इंसान और प्लेयर के बीच की एक अजीब स्थिति है। जब नियति ही ऐसी है, तो मुझे बस तांग वू टैंग डब्ल्यू के नाटक में उसका साथ देना होगा। जब तांग वू ने आखिरी ड्रैगन फीनिक्स सोने की सुई चुभाई, तब तक मेरा शरीर सोने की सुइयों से भर चुका था। अपनी इस कलाकृति को देखते हुए तांग वू खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाया। सचमुच एक अद्वितीय शरीर है। हालांकि ये नसें, मेरिडियंस, अस्थायी रूप से बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी रक्त और ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी बाधा के हो रहा है। इस तरह यह आम मार्शल आर्ट के लोगों की तुलना में कई गुना तेज है। यह सदियों में मिलने वाली दुर्लभ प्रतिभा है। लेकिन तभी तांग वू ने अपनी आंतरिक ऊर्जा क्यूआई का उपयोग किया और अपने पीछे रखे लकड़ी के बक्से को अपनी ओर खींचा। उस लकड़ी के बक्से के नीचे जहरीले कीड़ों के कंकाल भरे थे और केवल एक अत्यधिक जहरीला कनखजूरा सेंटिपेड उसके ऊपर रेंग रहा था। ठीक इसी कारण से ऐसा खजाना कभी भी दूसरों के हाथ नहीं लगना चाहिए। किसी भी जोखिम से बचने के लिए मुझे इस पर गु पॉइजन लगाना ही होगा। और गु सिचुआन के तांग परिवार द्वारा गुप्त विधि से पाला गया एक जहरीला कीड़ा है, जो लक्ष्य के शरीर के अंदर छिपा रहता है और सक्रिय होने से पहले इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। अगर मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, तो मुझे इसे पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। इसे कोई और नहीं पा सकेगा। पूरी रात का समय जल्दी ही बीत गया और तांग वू का काम भी पूरी तरह से सफल हो गया था। आज के बाद से तुम दुआनली परिवार के अस्तबल के सेवक नहीं रहे, बल्कि सिचुआन के नंबर 1 परिवार तांग कबीले टैंग सेक्ट के सदस्य हो। जहां तक तुम्हारे नाम की बात है, तो तुम्हें तांग सैन कहा जाएगा। नाम देने के लिए धन्यवाद। यह नया जीवन मिलने के बाद पहली बार था जब मैंने अपना मुंह खोला था, उस कोण से जहां तांग वू का ध्यान नहीं गया। मेरे चेहरे पर एक दुष्टता भरी मुस्कान आ गई। अपने कपड़े पहनने के बाद मैं सीधे कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। तांग वू कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो गु कीड़ा उसने मुझ पर इस्तेमाल किया था, वह जैसे ही मेरे शरीर के भीतर रेंगा, वैसे ही मैंने उसे अपने सिस्टम स्पेस में रख लिया। इस चीज से मेरी जिंदगी को नियंत्रित करने की सोचना महज एक मूर्खतापूर्ण कल्पना है। इसके बाद से दुआनली परिवार का वह सेवक अब कभी अस्तित्व में नहीं रहेगा और उसकी जगह सिचुआन तांग कबीले का तांग सैन ले लेगा। मार्शल आर्ट की दुनिया वुलिन में कदम रखने का यह मेरा नया शुरुआती बिंदु होगा।